हेलो, नमस्कार दोस्तों। हम हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक इतिहास के अंदर भारत के गवर्नर, गवर्नर जनरल एवं वाइसराय के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका आज हम अगला भाग पढ़ेंगे, जिसमें हम लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने दो वाइसराय और गवर्नर जनरल और गवर्नर के बारे में पढ़ा है, जिसमें एक थे रॉबर्ट क्लाइव और दूसरे वॉरेन हेस्टिंग। तो जो रॉबर्ट इससे पहले हमने एक रॉबर्ट क्लाइव के बारे में पढ़ा है, साथ ही वॉरेन हेस्टिंग के बारे में पढ़ा है। ओके दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस का सबसे पहले हम इतिहास पढ़ेंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल रहे थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत के गवर्नर, दो बार गवर्नर जनरल रहे। वैसे तो ये बंगाल के गवर्नर जनरल रहे दो बार, लेकिन जो पहली बार गवर्नर जनरल रहे वो 1786-1793 में, तो दूसरी बार 1805 ईस्वी में ये गवर्नर जनरल बने। इसके बाद में इनकी मृत्यु हो गई 5 अक्टूबर 1805 को। तो इसके बाद में ये गवर्नर जनरल का जो पद था वो चेंज हो गया। उसके बाद में सर जॉन शोर अगले गवर्नर जनरल बने। तो आइए हम देखते हैं इनके कार्यकाल में जो कार्य क्या क्या हुए उनके बारे में। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस से गवर्नर जनरल बने थे, उनसे पहले एक और गवर्नर जनरल बने थे, वो वॉरेन हेस्टिंग के बाद में सर जॉन मैकफर्सन। इनका कार्यकाल 1785 ईस्वी से लेकर 1786 ईस्वी तक रहा, क्योंकि 1786 ईस्वी से 1793 तक और उसके बाद में 1805 में कॉर्नवालिस ने अपना कार्यभार संभाला। इससे पहले 1774 से लेकर 1785 तक वॉरेन हेस्टिंग ने वाइसराय के रूप में अपना पदभार संभाला था। आइए हम कॉर्नवालिस के कार्य सुधारों के बारे में पढ़ते हैं। कि सबसे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस ने न्यायिक सुधारों पर अधिक ध्यान दिया और उसने जिले के समस्त कलेक्टरों के हाथों में जो न्यायिक सुधारों की जो शक्ति थी वो स्थापित कर दी। यानी कि जो शक्ति मुख्य रूप से थी वो किन के पास थी? कलेक्टरों के पास। इसी के साथ इन्होंने 1787 ईस्वी में जो दीवानी अदालतें थी उनके दीवानी न्यायाधीश के रूप में किनको नियुक्त कर दिया? इन सब कलेक्टरों को। और मुख्य रूप से उस समय जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उनके कार्यकाल में कलेक्टरों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। साथ ही लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया। मुख्य रूप से कॉर्नवालिस कोड का निर्माण कब हुआ? तो 1793 ईस्वी में हुआ था, जो कि मुख्य रूप से किस पे डिपेंड करता था? मतलब वो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था। किस पर? शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था कॉर्नवालिस कोड। ओके, तो ये दो काम यहाँ पे इन्होंने किए। एक तो कलेक्टरों के हाथ में सारी शक्ति दे दी, साथ ही कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया, जो कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर निर्भर था। आगे हम पढ़ेंगे इसके मुख्य कार्यों के बारे में। जो सबसे पहले पुलिस व्यवस्था की स्थापना वो की थी, वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही की थी, इसलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को पुलिस व्यवस्था का जनक भी कहा जाता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पर्सन है, एक नंबर पे ये। और दूसरा मुख्य कार्य है, इन्होंने नागरिक सेवा का जनक यानी सिविल सेवा का जनक भी इसे कहा जाता है। सिविल सर्विसेज का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। मुख्य रूप से जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है वो भारत में केवल ऐसी कर व्यवस्था भूमि के लिए, ऐसी कर व्यवस्था के निर्माण करने के लिए भेजा गया था कि जिससे कि कंपनी को भी लाभ हो और उससे जो कृषक भाई थे उनको भी लाभ हो। और कॉर्नवालिस ने बहुत गहनता से इनके बारे में सोचने के बाद एक स्थायी भूमि कर व्यवस्था का निर्माण किया, जिसे स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के रूप में जाना गया। किस व्यवस्था के रूप में? स्थायी बंदोबस्त। ओके, और जो तीन कार्य ये याद रख लेना एक बार। पुलिस व्यवस्था का जनक और नागरिक सेवा का जनक है, साथ ही स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की स्थापना। ओके, आगे हम पढ़ेंगे कॉर्नवालिस ने जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी वो सर जॉन शोर के परामर्श से लागू की थी। जो सर जॉन शोर इनके बाद में गवर्नर जनरल बने, वो उनके परामर्श से ही स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की स्थापना इन्होंने की थी। साथ ही 1793 ईस्वी में 1793 में कॉर्नवालिस ने क्या किया? अपने मतलब सुधारों को अंतिम रूप देते हुए, यानी सुधारों का एक चिट्ठा तैयार किया, जिसे संहिता के रूप में जाना जाता है और इसे कॉर्नवालिस संहिता भी कहा जाता है। ओके, तो एक संहिता के रूप में, जिसे कॉर्नवालिस संहिता कहा जाता है, उसके रूप में एक न्यायिक सुधारों का एक अंतिम रूप, एक चिट्ठा तैयार करके प्रस्तुत किया।
ओके, इसके बाद में हम पढ़ेंगे जो उनके कार्य थे, उनमें से एक युद्ध हुआ था सबसे महत्वपूर्ण है टीपू सुल्तान के बीच और अंग्रेज़ों के बीच। जो तीसरा तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ। तीसरा जो थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध था, तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध था टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था। जिसमें टीपू सुल्तान को हार का सामना करना पड़ा और एक श्रीरंगपट्टनम की एक संधि हुई थी, इस पर इसको ज़बरदस्ती हस्ताक्षर करने पड़े। तो आप एक बार याद रखेंगे कि थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध किन किन के बीच में हुआ, तो टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच हुआ। इसमें अंग्रेज़ों की साथ साथ अंग्रेज़ निज़ाम और मराठे एक साथ थे। उनके साथ किसके विरुद्ध किया इन्होंने मिलकर? टीपू सुल्तान को हरा दिया इन्होंने, अंग्रेज, निज़ाम और मराठे। साथ ही तीसरे जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ उसमें इन्होंने श्रीरंगपट्टनम को लूटा और यहाँ पर 1792 ईस्वी में 1792 ईस्वी में टीपू सुल्तान के साथ क्या किया? श्रीरंगपट्टनम की संधि कॉर्नवालिस ने की। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, श्रीरंगपट्टनम की संधि किस किस के बीच हुई, या तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किन किन के बीच हुआ। आगे बढ़ते हैं हम। तो बस धन्यवाद, आज के लिए इतना ही था। लेकिन फिर भी आप इनमें से 2-3 क्वेश्चन जरूर याद रख लीजिएगा। एक तो पुलिस व्यवस्था की स्थापना किसने की, एक नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने शुरुआत की, और साथ ही जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था वो किन किन के बीच में हुआ, तो वो टीपू सुल्तान और रॉबर्ट सॉरी क्या नाम से कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच हुआ। तो कॉर्नवालिस का नाम ऐसे तो डायरेक्ट पूछेंगे कि अंग्रेज किन किन के बीच हुआ, तो अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच। लेकिन अगर वायसराय का नाम, सॉरी गवर्नर जनरल का को नाम पूछ ले, उस टाइम के गवर्नर जनरल का नाम, तो वो होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, कर दीजिएगा प्लीज़, और साथ ही लाइक शेयर ज़रूर करें। कमेंट आप अगर चाहें तो कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशनों का जो भी क्लास या जो भी टॉपिक के बारे में नई जानकारी वो आपको इसके माध्यम से मिलती रहे। तो प्लीज़ ये और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा हमारे चैनल को। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।